ये हम आज इसमें हम फार्मूले लेंगे 2 चैप्टर के, ठीक है। पहला चैप्टर होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा चैप्टर जो है हमारा वो लीनियर इक्वेशन, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 10th क्लास का टॉपिक है ये, दूसरा या तीसरा टॉपिक है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, यानी कि द्विघात समीकरण। तो इसमें केवल हम फार्मूले की ही बात करेंगे कि जो मेन फार्मूलेज हैं, फार्मूले हो गए, कंडीशन हो गई, ठीक है, उन्हीं की बात करेंगे इसमें। तो देखिए पहला क्या है हमारा कि लेट अस कंसिडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। यानी कि कोई एक हम ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंसिडर किए ले रहे हैं जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, और इसकी जो रूट्स दी गई हैं, रूट्स का मतलब मूल। मूल क्या होते हैं कि वो वैल्यू किसकी, वेरिएबल की। वेरिएबल इसमें कौन है, चर, ठीक है, यानी कि इसमें जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है, एक्स है, ठीक है। तो वेरिएबल की, चर की वो वैल्यूज़, ठीक है, जो कि समीकरण को संतुष्ट करती हों। संतुष्ट करने का मतलब क्या है कि उन वैल्यू को रखने पर, उन मानों को रखने पर उस समीकरण की वैल्यू जीरो के बराबर आ जाए तो वो वैल्यू क्या कहलाती हैं, उस समीकरण के मूल कहलाते हैं। तो इन्होंने कंसिडर किया कि अल्फ़ा बीटा जो है वो इसके मूल हैं, इसकी रूट्स हैं। इसका मतलब क्या है, जब हम अल्फ़ा और बीटा को इसमें रखेंगे तो ये इस इक्वेशन की वैल्यू, यानी कि इतनी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू जीरो के इक्वल आनी चाहिए। कब, जब हम एक्स को अल्फ़ा या बीटा के इक्वल रखेंगे तब, ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं इसकी जो है। अब क्या होता है, देखो जो दो रूट्स दी गए अल्फ़ा बीटा, अब सम ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का योग, दो रूट्स हैं, ठीक है, अल्फ़ा बीटा दो रूट्स हैं। इन दो रूटों को जो हम जोड़ेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा है जो होगा वो हमारा किसके बराबर आना चाहिए, ठीक है, वो हमारा आएगा माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, गुणक, यानी कि एक्स वेरिएबल क्या है यहाँ पे, एक्स वेरिएबल, एक्स वेरिएबल के साथ जिस कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई की गई, ठीक है, क्या है कि एक्स वेरिएबल, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, एक्स वेरिएबल है, ठीक है, एक्स के साथ जिस कांस्टेंट नंबर की मल्टीप्लाई की गई वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्स का कोफिशिएंट। तो क्या है, देखिए एक्स का कोफिशिएंट माइनस का एक्स का कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस का बी अपॉन ए जो है ये किसके बराबर होगा, मूलों के योग के बराबर होगा। यानी कि इन अल्फ़ा और बीटा को जब हम जोड़ेंगे तो इनकी वैल्यू जो आएगी वो किसके बराबर आएगी, एक्स और एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट हैं उनके रेशियो के बराबर आएगी, ठीक है। जैसे मान लो कोई इक्वेशन है 3x² प्लस 2x प्लस 6, ठीक है, और इसके मूल हमने मान लिए जो हैं वो क्या है, अल्फ़ा और, सॉरी एक मिनट, अल्फ़ा और बीटा इसके मूल हैं, ठीक है। तो इसमें जो होगा वो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, माइनस का 2/3, ठीक है, यानी कि x का कोफिशिएंट 2 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, ठीक है। ऐसे ही बात आती है इसकी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फ़ा और बीटा की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर आएगी, कांस्टेंट नंबर और कोफिशिएंट ऑफ ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर आएगी, ठीक है। इसके बाद आता है नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि जो हमारी रूट्स हैं, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उसके जो रूट्स हैं वो किस प्रकृति के हैं, यानी कि उनकी प्रकृति क्या है। तो इसके लिए हम एक, सबसे पहले एक टर्म आता है विविक्तर, हिंदी में बोलते हैं विविक्तर, इंग्लिश में बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू होती है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी क्या है, कांस्टेंट नंबर, ठीक है। इस डी की वैल्यू, ये जो हमने अभी बताया था b² - 4ac, अगर इसकी वैल्यू जो है वो जीरो से बड़ी आती है, यानी कि हमने कोई मान लो डी निकाला जिसकी वैल्यू आई है 15, ठीक है, 15 ये पॉजिटिव नंबर है, इसको या तो जीरो से बड़ा बोल दो या फिर इसको बोल दो कि पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, 15 से बड़ा बोल दो या बोल दो इसको पॉजिटिव वैल्यू, दोनों की बातें की है। अगर इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी आती है तो हम ये कहेंगे कि हमारे जो मूल हैं वो कैसे हैं, वास्तविक हैं और डिस्टिंक्ट, यानी कि भिन्न हैं, अलग अलग दो मूल आएंगे। अगर डी हमारा जीरो से छोटा, यानी कि हमने जो डी निकाला उसकी वैल्यू जो आई है -10, यानी कि हमारा जीरो से छोटा नंबर है। तो जीरो से छोटा है उसके लिए क्या है, हमारा जो डी होगा वो नेगेटिव है, ठीक है। तो उसके लिए रूट्स हमारी क्या होंगी, इमेजनरी, यानी कि काल्पनिक होंगी। काल्पनिक
होने का मतलब क्या है, वो आगे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अभी 10th तक हम काल्पनिक नंबर्स को ऐसे ही बोल देंगे कि ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये काल्पनिक है, ठीक है। 10th के बाद इसको आगे पढ़ा जाता है 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से, ठीक है। इसके बाद आता है कि अगर हमारा जो है डी 0 के बराबर, यानी कि हमने जो डी है उसकी वैल्यू निकाली, वो हमारी 0 के बराबर आ गई। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो मूल हैं वो क्या हैं, भिन्न, सॉरी, मूल हमारे वास्तविक हैं और बराबर हैं। यानी कि देखो, द्विघात समीकरण है तो इसमें x के जो होंगे वो हमारे दो मूल आएंगे, ठीक है। x के जो मूल आएंगे वो कितने होंगे, दो मूल होंगे। क्यों? क्योंकि x की अधिकतम घात जो है वो कितनी है, दो है, ठीक है। तो दो मूल होंगे, तो मूल तो वास्तविक होंगे, लेकिन जो दो मूल निकलेंगे अल्फ़ा और बीटा मान लो निकलते हैं, तो ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू जो है वो बराबर होगी, ठीक है। इसके बाद ये हमने ऊपर ही बता दिया था कि जो डी होता है हमारा b² - 4ac होता है, और इसको हम डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तर भी बोलते हैं। इसके बाद आता है श्रीधराचार्य फार्मूला, यानी कि मूल निकालने का तरीका, ठीक है। मूल कैसे निकालेंगे, तो वैसे तुमने बताया कि फैक्टराइजेशन मेथड है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड है, यानी कि गुणनखंड विधि है, पूर्ण वर्ग बना के मूल निकालने की विधि है। इसके बाद आता है हमारा तीसरे नंबर पे ये श्रीधराचार्य फार्मूला। इसमें क्या होता है कि एक कोई समीकरण दी गई है, ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो x की जो मूल होंगे वो क्या होंगे, मतलब इस समीकरण के जो मूल होंगे, मूल का मतलब क्या है, x की जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac/2 है, ठीक है। ये b² - 4ac ये हमारा d विविक्तर है, ठीक है। d हमारा क्या है, विविक्तर है। तो अगली बार हमने इसको लिख दिया d = -b प्लस √d/2। और देखो द्विघात समीकरण है तो दो मतलब x की दो वैल्यू आएंगी, या बोल दो कि दो मूल होंगे, तो एक तो प्लस के साथ आ जाएगी, एक माइनस के साथ आ जाएगी, ठीक है। तो एक -b -√d/2 और एक होगी -b प्लस √d/2। इस फॉर्मूले को यूज़ कैसे करना है, तो देखो, जो भी हमें समीकरण दी होगी, मान लो हमें क्वेश्चन में दिया गया है 2x² + 6x + 7 = 0, ठीक है। इसको हम इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। इस वाले से कंपेयर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे x² का कॉफिशेंट क्या है, a, यहाँ पे x² का कॉफिशेंट क्या है, 2। तो a की वैल्यू जो होगी वो हमारी कंपैरिजन से क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। b का कॉफिशेंट यहाँ पे x, मतलब x का कॉफिशेंट क्या है, यानी कि x के साथ किस नंबर की गुणा की गई है, b की। यहाँ पर x के साथ किसकी गुणा की गई है, 6 की। तो हमारा b जो है वो क्या आ गया, 6 आ गया। इसके बाद अब देखो यहाँ पे c है, मतलब कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 7, तो c हमारा जो है वो 7 आ गया। ऐसे ही देखो इसकी जो है कि अगर हमको कोई इक्वेशन दे दी गई है 2x² - 7x + 5 = 0, ठीक है। तो अब इसको कंपेयर करेंगे, तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, ax² + bx + c, ठीक है। तो x² का कॉफिशेंट क्या है, a है, यहाँ पर x² का कॉफिशेंट क्या है, 2 है, तो a की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x का कॉफिशेंट क्या है, प्लस का b, ठीक है। तो जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो प्लस वाली इक्वेशन के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा x का कॉफिशेंट होगा वो भी हम प्लस के साथ लेंगे, तो हमारा जो b होगा वो क्या होगा, -7, ठीक है, ठीक है। क्योंकि हमने ये -7 क्यों लिया, क्योंकि हम इसको प्लस वाले के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। इस वाली इक्वेशन को देखो जो है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2x² + -7x + 5 = 0, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो b हमारा जो होगा वो किसके बराबर आएगा, -7 के, और c हमारा जो होगा वो किसके बराबर आएगा, 5 के, ठीक है। जो हमें a b c की वैल्यू मिल जाएगी, फिर हम इसमें a b c की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। जो भी हमारे पास वैल्यूज आएंगी वो हमारी x की वैल्यूज होंगी, और बोल दो कि x के रूट्स होंगे, या बोल दो कि x के नहीं, समीकरण के मूल होंगे, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, अब आती है बात, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें क्या है, मतलब कि हमारे जो एक इक्वेशन होगी उसमें दो चर होंगे, यानी कि दो वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। अब देखो जितने वेरिएबल होंगे उतनी ही इक्वेशन, उतने ही समीकरण हमको चाहिए होंगे उन चर की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कितने चर हैं, x और y, दो चर हैं, तो हमें इनको x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमें कितने समीकरण की जरूरत पड़ेगी, दो समीकरण की। अगर तीन चर हैं तो तीन समीकरण की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसमें कोई खास फार्मूला है नहीं, सीधे से इसमें देखो, इसमें जो हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए गए हैं, a1x + b1y + c1 = 0, दूसरा है a2x + b2y + c2 = 0,
ठीक है, जहाँ पे एक्स और वाई हमारे क्या हैं, चर हैं, वेरिएबल हैं। ठीक है, अब जो चर का मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधियाँ हैं। तो पहला क्या है, विलोपन विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है बज्र गुणन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है कि एक समीकरण से हम x की वैल्यू निकालेंगे, दूसरी वाली समीकरण में हम उस x की जगह पे पहली वाली समीकरण से x की निकाली गई वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो ये वाली समीकरण है 2, इसमें हम ये मान लो 1 है, ये मान लो 2 है, तो हम पहली वाली समीकरण से हमने x की वैल्यू निकाली, जो भी निकले, ठीक है, उस x की वैल्यू को हम दूसरी वाली समीकरण में x की जगह पर रख देंगे। ठीक है, x की फॉर्म में हमारे पास दो समीकरण, x की फॉर्म में पूरी समीकरण बन जाएगी, उसको हम हल करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, ऐसे ही y की वैल्यू निकाल लेंगे। प्रतिस्थापन विधि हो गई है। तो ठीक है, विलोपन विधि में क्या होता है कि हम एक चर को विलुप्त कर देते हैं। विलुप्त करना मतलब क्या है कि उसमें हम ऐसे नंबर से गुणा करते हैं, ठीक है, और फिर उसको घटाते या जोड़ते हैं ताकि वो एक चर उसमें से विलुप्त हो जाए, यानी कि एक चर में हमारी समीकरण बचे और फिर उनको जोड़ के हम जोड़ने के बाद फिर उनको हम उस चर की, एक चर की वैल्यू निकाल लेते हैं, उससे हम दूसरे की भी निकल आएगी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा तीसरा जो है वज्र गुणन। वज्र गुणन बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ये बताया जाएगा। अब जो मेन चीज़ है यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो ये है कि हमने मान लिया कि दो समीकरण में दिए गए हैं, एक ये है एक ये है। ठीक है, ये दो है ये एक है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये हमें दो समीकरण दिए गए हैं। ठीक है, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, कहने का मतलब क्या है कि जो x चर है उसका कोफिशिएंट, उसका गुणक पहली वाली समीकरण का, ठीक है, और ऐसे ही दूसरी वाली समीकरण में जो x का गुणक है उनका हम रेशियो, अनुपात निकालेंगे। अगर वो अनुपात b1/b2, b1/b2 का मतलब क्या है, पहली वाली समीकरण के y चर का गुणक और दूसरी वाली समीकरण के y चर का गुणक, दोनों का अनुपात जो है वो बराबर नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो समीकरण युग्म हैं वो क्या हैं, संगत हैं और उनका एक हल होगा, यानी कि यूनिक सोल्यूशन, यानी कि x और y की वैल्यू क्या आएगी, एक आएगी, यूनिक वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इस पर देखो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे तुमसे कि कोई तुम्हें दो समीकरण दे दी, कहेंगे कि सिद्ध करो ये समीकरण असंगत हैं या संगत हैं या इनका यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, अगर हमारा जो a1/a2 क्या था अभी बताया था, ठीक है, ये b1/b2 के बराबर है, लेकिन उन दोनों समीकरण के जो स्थिरांक हैं यानी कि कांस्टेंट नंबर हैं उनका अनुपात जो है वो बराबर नहीं है। ठीक है, मतलब पहले वाले दो का तो a1/a2 b1/b2 तो बराबर है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि समीकरण युग्म जो होंगे वो क्या होंगे, असंगत होंगे। ठीक है, जिसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, और उनके अनेक हल होंगे, यानी कि इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, एक्स और वाई की कोई एक वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, कोई एक वैल्यू नहीं आएगी उसकी। अगर हमारे तीनों अनुपात जो हैं वो बराबर हो जाते हैं, यानी कि a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये तीनों बराबर हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी रेखाएं होंगी वो समांतर रेखाएं होंगी, यानी कि इस टाइप से समांतर रेखाएं होंगी। तो टेढ़ी हो गई थोड़ी सी, समांतर होंगी। ठीक है, मतलब सीधी रेखा इस टाइप से समांतर होंगी। देखो समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, एक दूसरे को काटेंगे नहीं तो उनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, यानी कि अगर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदी नहीं होंगी, एक दूसरे के प्रतिच्छेदी नहीं होंगी, एक दूसरे को नहीं इंटरसेक्ट करेंगी, तो उनकी एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकलेगी, यानी कि इनका कोई हल नहीं होगा और ये कैसी होंगी, संगत होंगी। तो मेन चीज़ है ये हमको याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन में ये चीज़ हमको दी जाएगी, इनमें से तीनों में से कोई एक कंडीशन दी जा सकती है, हमको वो सिद्ध करके दिखानी होगी। वो हम सिद्ध कैसे करेंगे, इनकी मदद से, ये लेकर। ठीक है, अब बस ये हमारे इतने दो चैप्टर फॉर्मूले थे,